चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पार्ट 2 है जो कि बचा हुआ था ऑनलाइन में। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई तो बताइएगा। 1967 से लेके 68 में हुई थी, ये जान लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1967 से 68 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितना होता है? देखिए 46%, 46.8% या 47%, यही देता है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? तो ये एमाइड के रूप में रहता है, ये भी जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दलहनी फसलों में उपस्थित जो है लेग लेग बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का जो है अवशोषण करने का काम है। और लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप बताइएगा, लोहा पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च में चरपराहट का कारण होता है। मतलब एक तरह से चरपराहट हो जाता है, बीमारी कहते हैं उसको, एक तरह से बीमारी मिर्च में हो जाता है। तो बताइए किस कारण हो जाता है, कौन सी कमी के कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है कैप्सेथीन के कारण हो जाता है, कैप्सेथीन के कारण हो जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? तो जेली का रंग जैसे पूछेगा तो अम्ल के कारण हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि बीज अंकुरन की क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बीज अंकुरन की क्षमता का परीक्षण अगर पूछे किसके द्वारा होता है तो आप बताइएगा, क्लोराइड के द्वारा होता है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ बायोलॉजी का ऑनलाइन, और ये इंपॉर्टेंट है, खाली सुनने का जरूरत है। अब बीज अंकुरन की क्षमता की बात हो गई, परीक्षण की बात हो गई, तो बीज अंकुरन के दौरान क्या घटित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद रखिए उष्मा का विमोचन होता है। ठीक है, घटित अगर पूछेगा तो उष्मा का विमोचन होता है। आगे सवाल पूछता है कि किण्वन विधि द्वारा गन्ने के रस में खमीर मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है सिरका। क्या बनाया जाता है? सिरका बनाया जाता है। ठीक है, किसने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो किसने बताया पेड़ पौधों में जीवन है? तो वो बताया था जगदीश चंद्र बोस ने बताए थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। पादप लय का मतलब होता है फाइटोट्रोन, बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पादप लय को ही फाइटोट्रोन बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है। एक सुविधा है, क्या सुविधा है, क्या करता है ये? तो ये करता है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइटोट्रोन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि शीत पेयों जैसे कोका कोला हो गया में पर्याप्त मात्रा होती है। किस चीज की मात्रा होती है जो पीते हैं? शीत पेय, जो ठंडा बोलते हैं, जिसे शीत पेय बोलते हैं, मतलब ठंडा चीज जो पीते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होती है। किस चीज का होता है? तो कैफीन का होता है। तो कोको कोला की बात करें, पर्याप्त मात्रा में होता है तो कैफीन होता है। पेंडी मैथिलीन क्या है? तो ये खरपतवारी नाशी रसायन है, ये ध्यान रखिएगा। खरपतवारी नाशी जो है रसायन है, एक बात फिक्स है। और एक है नग्न चट्टानों एवं रेतीले टीलों और सबसे पहले उगने वाला जो है मरूदभिद पौधे होते हैं, तो वो होते हैं लाइकेन होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो नग्न चट्टानों एवं रेतीले चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाला जो मरूदभिद पौधे होते हैं वो लाइकेन होते हैं। आगे चलेंगे, बायोपोल जो होता है क्या है? तो बायोपोल एक जीवाणु द्वारा निर्मित एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये सेमोफाइट कहते हैं। बालू पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे सेमोफाइट कहते हैं। एपोमिक्सम या एपोमिक्सिस जो होते हैं क्या है? एपोमिक्सिस कहते हैं क्या है? तो वो बगैर निषेचन हुए भ्रूण निर्माण करता है या निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, पौधों में पंडुरीकरण कब होता है? तो ये जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं, जब उन्हें अंधेरे में उगाते हैं उसी को कहते हैं, याद रखिएगा, पंडुरीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदनशील यंत्र जिसे केसोग्राफ किसने बनाया था? तो वो बनाए थे सर जगदीश चंद्र बोस। पौधे का वृद्धि हो रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं, उसके रिकॉर्ड के लिए बनाया गया था केसोग्राफ। बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि बेबी फोलिया नामक वृक्ष की छाल से कैंसर की कौन सी दवा बनाई गई है? तो टैक्सोल का जो है बनाया गया है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के कमी न समाप्त हो इसलिए होता है। सरसों वर्नाकुलर नामक किस संस्कृति शब्द से लिया गया है जो छंदो उपनिषद 1000 बीसी में दर्शाया गया है? तो सरसापा शब्द अर्थात सरसों का तेल, याद रखिएगा। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है?
तो पौधों की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो है, जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, वह है, उसे क्या कहते हैं, वह है यूरेनॉल, जो कि आप देखे होंगे लौंग का तेल, है ना। आगे बनता है कि पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है, तो वो पोटाश का जो है अनिवार्य होता है। पोटाश मतलब के इसका सिंबल है, याद रखिएगा। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाती है, लोहा जो है पौधे में क्या भूमिका निभाती है, तो ऑक्सीजन का हस्तांतरण, याद रखिएगा, हस्तांतरण है। ऑक्सीजन का हस्तांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। बंदा गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है, किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, खाली सिर्फ वन लाइनर है और कुछ ज़्यादा नहीं जानकारी देंगे, क्योंकि एलपी का लास्ट एग्जाम है, तो आपको वन लाइनर देख के जाना है, बस हम यही कहेंगे, और जितना हो सके उतना देख लीजिएगा स्पीड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे की किस किस क्रिया में ऐसे ब्लेडनम बोला जाता है, मॉलिब्लेडनम महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आगे सवाल बनता है कि विषाणु को जीवित तरल संक्रमण या संक्रमक का नाम किसने दिया, तो ये लुईस पाश्चर और एक थे बीज रेक थे, दो व्यक्ति थे, जैसे दो वैज्ञानिक थे, लुईस पाश्चर थे और बीज रेक थे, जो कि विषाणु की जो है जीवित तरल संक्रमण का नाम दिए थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है कि ओरनोन के अनुसार पौधों के कुल आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो 16 हैं, याद रखिएगा। कितने तत्व हैं, 16 तत्व हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे पूछता है आपसे कि इस सूची में 17वां जो है तत्व जो है सोडियम को किसने जोड़ा, तो वो जोड़ा पीपी वॉर्न वेल ने जोड़े। कौन जोड़े, पीपी वॉर्न वेल ने जोड़े, J.G. वुड बोलते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि इस सूची में 18वां तत्व जो है कोबाल्ट को किसने जोड़ा, तो वो देखिए यहाँ पे दो नाम हैं, जिसे H.J. इवेंस बोलते हैं और एक है S. हमीड बोलते हैं, ठीक है, हमीड बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि पौधे में प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन हैं, तो पौधे में अगर प्रमुख पोषक तत्व पूछेगा तो नाइट्रोजन बताइएगा, फास्फोरस बता दीजिएगा और पोटाशियम बता दीजिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे और सवाल क्या बनता है कि पौधे में गौण पोषक तत्व कौन कौन है, तो वो सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ठीक है। तो पौधे में गौण पोषक तत्व अगर पूछे कौन कौन है, तो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। आगे चलते हैं, तो आगे ये तो हो गया, पौधे में गौण पोषक तत्व हो गए। आगे ये है कि पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोषक तत्व अगर पूछेगा, देखिए एक गौण पोषक तत्व होता है जिसमें सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे तो फिर से सुन लीजिए कि पौधे में जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो जिसे कहते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो जरूर ध्यान रखिए, उसमें लोहा होता है, जस्ता होता है, तांबा होता है, क्लोरीन होते हैं, इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं। बोरॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है और ये जो मोलिब्डेनम जो है, ये भी एक आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये पौधे में होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। आगे सवाल पूछता है कि क्रॉप लॉन्गिंग, ठीक है, क्रॉप लॉन्गिंग किसके परीक्षण की एक विधि है, तो फसल उत्पादन हेतु पौधे की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्रॉप लॉन्गिंग जो है किसका परीक्षण की एक विधि है, तो वो फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषण या पोषक कहिए आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण कहा जाता है, इसे क्रॉप लॉन्गिंग का। ना तो हम पौधे का विश्लेषण कर सकते हैं, बस इतना ही है, और इतना लंबा घुमाया हुआ है सर। सरसों के तेल में जो है कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है, तो सरसों के तेल में जो कड़वाहट होती है किस रसायन के कारण होती है, तो वो होता है ग्लूकोसाइलेट्रस और ग्लूकोसाइड सिनग्रीन के कारण होता है, ठीक है। तो सरसों के तेल में जो कड़वाहट होता है, कड़वाहट जो कहते हैं कि रसायन के कारण होता है, तो वो होता है ग्लूकोसाइट्रिन, साइट्रस बोलते हैं, या ग्लूकोसाइड बोलते हैं, सिनग्रीन बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जिसे हम बोलते हैं C10 बोलते हैं, S6 बोलते हैं, O9 बोलते हैं, NS2 और K होता है, जो कि आप देख रहे हैं, इसका सूत्र एक तरह से याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राजस्थान का जो है राज्य वृक्ष है कौन, ये एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं, जो कि आप हमारे जो है कला साहित्य से जो वीडियो बन रहा है वो देख लीजिएगा। खेजड़ी कहते हैं, ठीक है, तो खेजड़ी है राजस्थान का, अगर राज्य वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी है, और ये
हर क्षेत्र में पूछता है, साइंस से लेके आपका एसएसटी लेके सब में पूछता है। आगे सवाल है कि पद्म पुराण के अनुसार चमेली पुष्पी पौधे को लगाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है तो कुल वृद्धि होता है। क्या होता है? कुल वृद्धि होता है। नीम बीज में तेल का प्रतिशतता जो होता है कितना होता है? तो 45 से 50 होता है, मतलब 45 से 50 होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे सवाल और क्या बन सकता है कि वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो रेयॉन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि रबड़ के वृक्षों से निकलने वाले द्रव को क्या कहते हैं? लेक्टस कहते हैं। यह रबड़ का जो है नेचुरल फॉर्म होता है लेक्टस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे आगे पढ़ेंगे जंतु जगत से संबंधित प्रमुख तथ्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए तैयार रहिएगा। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, पहला है कि सबसे बड़ी स्तनी कौन है? तो नील व्हेल है। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन है? हाथी है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सा माना जाता है? तो फीमर को माना जाता है, जो कि हमारे जांघ का होता है, फीमर का, है ना। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है बता सकते हैं? तो अजगर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी मछली अगर पूछे तो मछली में पूछेगा ना तो रिनोडॉन नाम है इसका, रिनोडॉन टाइपस। पूरा सुनते जाइएगा, सिर्फ वन लाइनर है इसलिए सुनाते जा रहे हैं। रिनोडॉन टाइपस बता दीजिएगा। आगे सवाल है कि सबसे बड़ा जो है मोलस्क क्या है बताइएगा? तो वो है जाइंट वर्ड है, ठीक है। क्या है? स्क्विड वर्ड नाम बोला जाता है, ऐसे अच्छे से उच्चारण अगर करें तो स्क्विड वर्ड है, ठीक है। तो जाइंट स्क्विड है अगर सबसे बड़ा मोलास्क पूछे तो, ठीक है। आगे अगर आपसे और क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा सिलेंट्रेटा कौन सा है, तो सिलेंट्रेटा अगर पूछे तो जेलीफिश तो आप जानते ही। एक और नाम जान लीजिए, साइनिया और जेलीफिश दो है। सबसे बड़ा सीले ऐसे बोलते हैं, सिलेंट्रेटा बोलते हैं। आगे सवाल है कि सबसे बड़ा अंडा, अब सबसे बड़ा अंडा किसका है? कौन सा जंतु का है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे ज्यादा है, बड़ा होता है। अगर सबसे बड़ी शीरा अगर पूछे तो कौन सी है? सबसे बड़ी शीरा अगर पूछे तो हम बताते हैं बेना कावा का है, जिसे इंफीरियर बेना कावा बोला जाता है, ठीक है। ये जान के इंफीरियर बेना कावा बोलते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी, तो सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी तो शुतुरमुर्ग है, जो कि सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है, उड़ता नहीं है। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है, जो कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बताइए, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी नाम दे देता है। ऑस्ट्रिच का नाम सुने? वही है। तो विशालतम जीवित सरीसृप की अगर बात करें, विशालतम सरीसृप याद रखिए, जो रेंगने वाला कहते हैं, सरीसृप मतलब रेंगने वाला जंतु की बात हो रही है, तो हम बताते हैं टर्रीटील। क्या होते हैं? टर्रीटील, नाम ये पूरा ऐसे देखिए, टर्रीटील बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। आगे सवाल पूछेगा कि विशाल में सबसे विषैले सर्प कौन से हैं? तो हाइड्रोफिश है। तो सबसे विशाल, विश्व के सबसे विशाल सर्प कौन है? हाइड्रोफिश है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी स्तनी कौन सी है? तो जिराफ है। ये आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो हिमिंग बर्ड है। कौन है? हिमिंग बर्ड है। तो सबसे छोटी चिड़िया अगर पूछे तो हिमिंग बर्ड है। अगर आपसे पूछ रहा है कि दांत रहित स्तनी कौन सी है? तो चींटीखोर है, ठीक है। दांत रहित स्तनी अगर पूछे तो चींटीखोर को बोलिएगा। और अगर पूछे आपसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हमारा हृदय है। आप अच्छे से जानते हैं सबसे व्यस्त, अगर पूछे तो जंतु का कौन सा भाग सबसे व्यस्त है? मानव का अंग कौन सा? हृदय है। अगर शरीर का सबसे भारी अंग पूछे तो यकृत बताइएगा, लीवर बताइएगा। क्या बताइएगा? लीवर बता दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे भारी केसुरुका कौन सा है? तो लुम्बर है। क्या है? लुम्बर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे मजबूत पेशी कौन सा है? सबसे मजबूत पेशी कौन है? तो जबड़े की पेशी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे मजबूत पेशी अगर पूछे तो जबड़े की पेशी बताइएगा। अगर पूछे कि पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना होता है? तो 2400 किलो कैलोरी होते हैं। तो पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कौन सी होती है? तो 2400 कैलोरी होता है। अगर आपसे पूछे महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितने होते हैं? तो हम बताएंगे 200, मतलब 2200 कैलोरी होते हैं, किलो कैलोरी माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं का प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी अगर पूछे तो क्या बताइएगा? तो 2200 किलो कैलोरी बताएंगे। अगर पुरुषों का प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी बोलेगा तो हम बताएंगे 2400 किलो कैलोरी बताएंगे। पुरुषों में 2400 होता है, महिलाओं में 2200। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे पुराना प्राइमेट, तो सबसे पुराना प्राइमेट होता है लीमर। कौन होता है? लीमर होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा होता है? पेरीपैटस होते हैं। क्या होते हैं? पेरीपैटस होते हैं। सबसे पुराना पेरीपैटस होते हैं, माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड अगर पूछे तो हम बताएंगे पेरीपैटस बोलेंगे। सबसे पुराना स्तनी अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना स्तनी जो जानवर होता है वो होता है एकीडना। क्या होता है? एकीडना। देखिए, जंतु बोलूं, जंतु जगत बोलूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना कपी कौन सा है? गिवन। गिवन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गिवन बोल दिया। सबसे पुराना जो अगर कपी बोले तो गिवन बताइएगा। अगर सबसे विषैला भारतीय सर्प पूछे तो किंग कोबरा का नाम सुने, कोबरा याद रखिएगा। सबसे विषैला छिपकली बताइए कौन सा है? तो हीलोडर्मा है। क्या है? हीलोडर्मा है, याद रखिएगा। सबसे विषैला अगर छिपकली पूछे तो हीमोडर्मा है। अगर आपसे पूछे अंडा देने वाली स्तनी कौन सी है? तो एकीडना है, जिसे डाक विल्प लेटिपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिपस बोलते हैं। तो विल्प लेटिपस बोला जाता है,
ठीक है। और चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। आगे सवाल है कि भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कौन सा है? चेन्नई है सबसे विशाल। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर कौन सा है? तो कोलकाता का है, आप जानते हैं चिड़ियाघर है कोलकाता का है। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। मतलब में सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर पूछे तो क्रूगर बताइएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। क्रूगर मतलब दक्षिण अफ्रीका का है। आगे चलिएगा, अब चलते हैं मानव रक्त से संबंधित जो भी सवाल बनने की संभावना है वो हम पढ़ेंगे, और फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं मैं। अगर नहीं जानते हैं आप तो प्लेलिस्ट में आ जाइए नरेंद्र अकाडमी का। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र सिर्फ जीके जीएस के लिए जाना जाता है। कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं 100% आपका क्वेश्चन लड़ेगा, ये नरेंद्र अकाडमी का वादा है, हमेशा याद रखिएगा। एक स्लोगन बहुत दिन हो गया बोले हुए, आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की? तो वो किए कार्ल लैंड स्टीनर, नाम है उनका पूरा, और 1901 में किए थे। ये सवाल हो गया। अगर और सवाल क्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की, ठीक है। क्या किए? विलियम हार्वे ने किए थे। अगर पूछे मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो वो है 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। अगर आपसे पूछे एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, ये फिक्स है, ठीक है, 5 से 6 लीटर होते हैं। अगर आपसे पूछे एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये 4 से 5 लीटर होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए आगे सवाल है कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन-कौन होते हैं? ये जरूरी है, कौन-कौन पाए जाते हैं? तो एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा रुधिर अणु पाया जाता है, जो कि आप जानते हैं। आगे चलेगा, आगे सवाल बनता है कि रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिर अणु का प्रतिशत क्रमशः होता है कितना? तो देखिए प्लाज्मा में होगा 55% और रुधिर अणु में होता है 45%। याद है क्या? तो सबसे ज्यादा आपका प्लाज्मा में होगा। देखिए रुधिर अणु को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त जिसे आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और एक तीसरा नंबर पे होता है रक्त जो है विमानु बोला जाता है, विमानु बोला जाता है, याद रखिए, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं या प्लेटलेट्स, ठीक है, जो देख रहे हैं आप। अब याद रखिएगा कि लाल रक्त कण को एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, या में करके दिया हुआ है, तो इसको भी पढ़ना हम लोग को जरूरी है, तो सुन लीजिए। रुधिराणु को 3 भाग में जो बांटा गया है उसमें से आरबीसी को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इरिथ्रोसाइटस बोलते हैं, ठीक है, जिसे आरबीसी को बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका जो है या कण जो है डब्ल्यूबीसी, उसको क्या पूरा नाम इनका होता है कि ल्यूकोसाइटस बोलते हैं, पूरा शुद्ध यहाँ पे अलग कर दिया, ल्यूकोसाइटस, पूरा उच्चारण अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात की जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं रक्त विमाणु, जिसे प्लेटलेट बोलते हैं या प्लेटलेट्स बोलते हैं, उसका नाम जो है याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटस। इसका जो ये है यहाँ पे लगा दीजिए बम्बो, तो थ्रोम्बोसाइटस बोल दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको नरेंद्र अकाडमी टेलीग्राम पे मिल जाता है। 9 बजे आपको हमेशा मॉक टेस्ट चलाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल अगर होता है तो कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है तो 1 से 4 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछे जो विमाणु का जीवन काल पूछे, रक्त विमाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का अगर पूछे जीवन काल, तो 3 से 5 दिन होते हैं। याद रखिए 3 से 4 दिन कभी-कभी दे देता है, लेकिन 4 नहीं ध्यान रखना है, 3 से 5 जो है सही है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं-कहीं दे देता है, तो अगर ऑप्शन में 3 और 5 नहीं रहे तभी 3-4 लगाइएगा, ऐसे अन्यथा मत लगाइएगा। चलेंगे आगे। तो रक्त विमाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है, आप अच्छे से जानते हैं। आरबीसी का रंग अगर पूछे लाल क्यों होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसके कारण हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन है क्या? ये शब्द आ गया। तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का एक यौगिक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन का एक यौगिक है। अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो है लौह यौगिक का नाम क्या है? तो ये है हीमैंटिन है, हीमैंटिन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक का नाम बताइए, तो हीमैंटिन बताइएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, यही डब्ल्यूबीसी का कार्य है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि रक्त विषाणु का मुख्य जो कार्य है क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना ही रक्त विषाणु का मुख्य कार्य माना जाता है। देखिए ये सवाल को ध्यान से सुनेंगे। शरीर में रक्त वर्ग है, तो रक्त वर्ग जो होता है वो होता है 4 ढंग का। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होता है। ये जो आपका शरीर के रक्त वर्ग हैं, आपको बताया गया कितने वर्ग में बांटे गए हैं। आगे सवाल है कि सर्वग्राही को ही यूनिवर्सल रिवर्स कहते हैं। देखिए ग्राही करने का मतलब लेने वाला, सिर्फ लेने वाला। रक्त समूह कौन सा है? तो वो होता है ए बी होता है, जो कि सर्वग्राही कहा जाता है इसे। सर्वदाता, दाता मतलब दान देने वाला, तो इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
रिसीवर किसे कहेंगे, एबी को, और डोनर किसे कहेंगे, ओ को, क्योंकि ये सर्वदाता है, ओ सभी को देता है, लेता किसी से नहीं, और एबी जो है सिर्फ लेता है, देने का नाम ही नहीं है। याद रखिए, तो ये रिसीवर हो गया एबी, और डोनर कौन हो गया, ओ हो गया। अब देखिए RH फैक्टर का संबंध जो है किससे, तो रक्त से ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो RH फैक्टर अगर पूछिए किससे संबंध रखता है, तो रक्त से। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो है कौन करता है, तो हृदय करता है। हृदय का ही तो काम है परिसंचरण करना, है ना, आप जानते हैं अच्छे से। अगर पूछे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पीलिया को, मतलब स्प्लीन भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ा में होता है, ये याद हो गया। अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन होता है, अनिवार्य होता है, वो कौन सा है, उसका नाम बता सकते हैं, तो फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्री अलग कर दीजिए, नोजन अलग कर दीजिए, या ये भी कर सकते हैं फाइब्रिनोजन भी बोल सकते हैं। तो एक ही है, आप जैसे याद हो सके आपके कानों को, मैं उस तरह से बोलना चाहता हूँ। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जो है किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, तो ये हिपैरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बार आप लोग कंफ्यूज किए हैं, अब से कंफ्यूज मत करिएगा, ये सही है, ठीक है। आगे सवाल है कि रक्त का तरल भाग कहलाता क्या है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो कहलाएगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। अगर एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है, तो वो WBC होता है, ये भी आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे एंटीबॉडी क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा है। तो एंटीबॉडी अगर आपसे पूछे एंटीबॉडी का नाम सुने, तो हम सुने हैं, क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा बनाता है। ये स्पीड जो रक्त के प्लाज्मा में ये पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही सवाल है। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी तो आप जान गए कि प्रोटीन जो रक्त का प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये बताइए, तो RBC में पाया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। अगर आपसे पूछे कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, A और B होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं A और B होता है। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीजन के कितने प्रकार हैं, तो एंटीजन के प्रकार याद रखिएगा 2 हैं। एंटीजन कहा जाता है, RBC को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, बताइएगा। ब्लड बैंक में जो है रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे रखा जाता है। आगे सवाल बनता है कि पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, तो याद रखिए 1 से 1.5 मिनट तक लगता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे आपसे पूछेगा कि लिम्फोसाइट्रस बोलते हैं, लिम्फोसाइट्रस रक्षा करती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है। रोगाणु से मतलब हम लोग तो बीमारी से मतलब रक्षा करती है। आगे सवाल बनता है कि मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में जो है किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो कैल्शियम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है, समझ गए। आगे सवाल है समान तापमान के रक्त का pH स्तर जो है होता है कितना, तो 7.35 से लेके 7.45 होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए इसमें और सवाल पूछेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है, यकृत, लीवर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है या कमी आती है, तो श्वसन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ गई, समझिए कि श्वसन का जो है गति जो है बढ़ जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है, कितना पारे पर होता है, तो 120/80 जानते हैं, mm में माना जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है रक्तचाप, ये इससे अच्छा कौन जानता है, बहुत ईजी है। आगे पूछेगा जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। सोया हुआ व्यक्ति घटेगा, दौड़ते हुए व्यक्ति को बढ़ेगा, या लॉजिकल है। आगे सवाल है कि RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है, उसकी संख्या अगर पूछे तो किस यंत्र से, किस उपकरण से करते हैं, तो उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। आगे पूछेगा हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है पोरफायरिन है, क्या है, पोरफायरिन है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर में रक्त का pH फैक्टर कौन सा अंग जो है नियंत्रित करता है, तो गुर्दा करता है, किडनी करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, किडनी करता है। एक समान व्यक्ति के जो है 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो वो रहता है 50 से 100 mg रहता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है, तो 80 mm पारे पे होते हैं, पारे के होते हैं, ठीक है। अगर पूछे सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो याद रखिएगा 120
mm पारे के प्रकुंचन दाब पर होता है। समान स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है गुर्दा को मिलता है? तो 24% भाग जो है गुर्दा को मिलता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और क्या पूछेगा कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? तो लैंड स्टीनर व वीनर दोनों का नाम आता है। रक्त वर्ग जिसे बोलते हैं, रक्त वर्ग ब्लड की बात हो रही है, ओ रक्त वर्ग जो ओ है, धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो वो एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन में ए बी दोनों होते हैं, इसलिए ओ में नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं। ठीक है, आगे पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फोलिक अम्ल का जो है उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सवाल है, मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित करता है, मतलब धड़कता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की जो है पंपिंग होती है? तो 5 लीटर की जो है लीटर की पंपिंग होती है।